मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, a friend motivator and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CA coach, political strategist and policy advisor. Welcome to ASG. ASG believe in quality, commitment and success. मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कई बार गलत होता हूँ। आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें। इस तरह के वाक्यों में जादू होता है। दुनिया का कोई भी आदमी आपकी इस बात का बुरा नहीं मानेगा, मैं गलत हो सकता हूँ। आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें। हमारी क्लास की एक सदस्य मोंटाना के कार के डीलर हेरोल्ड ट्रेंके से अपने ग्राहकों के साथ तकनीक का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि ऑटोमोबाइल बिजनेस के तनावग्रस्त माहौल में वे अक्सर ग्राहकों की शिकायत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे और उदासीनता का परिचय देते थे। इस वजह से बिजनेस में नुकसान होने लगा, ग्राहक गुस्सा होने लगे और माहौल बिगड़ने लगा। तो दोस्तों, एक कोटेशन आप जरूर याद रख लीजिए। अगर गलत हैं या आपको लग रहा है कि आपसे कुछ गलती हो रही है, तो ये सेंटेंस लिख लीजिए, मैं गलत हो सकता हूँ। आइए हम तथ्यों का अवलोकन करें। इस तथ्य को मैंने डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक लोक व्यवहार से बताया है आपको। तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो अगर आप लिखेंगे, समझेंगे, बोलेंगे और अपने परिवार और समाज में यूज करेंगे तो निश्चित ही रूप से आपको उसको फ़ायदा मिलेगा। आज का जो न्यूज है दैनिक जागरण से मैंने लिया है। करदाताओं को सौगात, झंझट से मिली आज़ादी। करदाताओं को सौगात, झंझट से मिली आज़ादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सीमलेस, पेनलेस और फियरलेस बनेगी कर व्यवस्था। टैक्स पेयर चार्टर होगा लागू। ईमानदार करदाता ही देश का व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने की अहम कड़ी होती। करदाताओं की इसी अहमियत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक प्रणाली टैक्स सिस्टम में सुधार का सबसे बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, पारदर्शी कराधान ईमानदार को सम्मान प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। साथ ही कहा है कि सरकार सीमलेस, पेनलेस और फियरलेस टैक्स प्रणाली लागू करेगी। इससे करदाताओं का उत्पीड़न नहीं होगा और ईमानदार करदाता नियमों के पालन के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने टैक्स पेयर चार्टर लागू करने का भी ऐलान किया। देश की प्रगति में टैक्स का योगदान किसी से छिपा नहीं। इसके बावजूद कर और कर अधिकारियों के नाम सामने आते ही ज़्यादातर लोगों के मन में डर का भाव पैदा हो जाता है। सरकार ने इस डर को खत्म करने और कर प्रणाली को भरोसेमंद बनाने की दिशा में पहल की है। किसान और ईमानदार करदाता हमेशा से प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां जटिलताएं होती हैं वहां नियम लागू करना मुश्किल होता है। कम कानून हो वह स्पष्ट हो, करदाता खुश रहता है और देश भी तरक्की करता है। मोदी ने कहा टैक्स सिस्टम में बुनियादी बदलाव और ढांचागत सुधार की जरूरत थी, क्योंकि यह सिस्टम आज़ादी के पहले बना था। इसमें समय के साथ कुछ बदलाव हुए, लेकिन मूल चरित्र वही बना रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि ईमानदार करदाताओं को कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। आयकर नोटिस फरमान की तरह बन गए। 10 साल बाद भेजा जा रहा है, 5 साल बाद भेजा जा रहा है। ग्राहक बेचारे परेशान हो जाते हैं। इस व्यवस्था ने ईमानदारी से व्यापार कारोबार करने वाले, रोजगार देने वालों को और देश की युवा शक्ति की आकांक्षाओं को कुचलने का काम किया। प्रधानमंत्री ने देश में करदाताओं की कम संख्या से चिंता जताई। कहा कुछ साल में करदाताओं की संख्या बढ़ी है, फिर भी 130 करोड़ की आबादी में वास्तविक करदाता 1.5 करोड़ है, जो बहुत कम है। लोगों को कर चुकाने के लिए आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री बोले हम विवाद से विश्वास योजना लाएं, जिससे थोड़े ही समय में 3 लाख मामले हल हो गए। कर सुधारों की दिशा में सरकार ने जीएसटी की व्यवस्था लागू की, जिससे कई टैक्स खत्म हुए। सरकार ने आयकर में छूट का दायरा भी बढ़ाया। आज 5 लाख तक आय पर टैक्स नहीं है। भारत अभी सबसे कम दर से कारपोरेट टैक्स लेने वाले देशों में शामिल है। दबाव वाले सुधारों से मनचाहे नतीजे नहीं मिल पाते। लाल किले पर 7 बार तिरंगा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे मोदी। देश की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रतीक लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त 2020 को जब तिरंगा फहराएंगे तो राजनीतिक इतिहास का एक दिलचस्प रिकॉर्ड भी बनेगा। मोदी लगातार 7वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे और यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे। कार्यकाल के हिसाब में से गुरुवार को ही मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ चौथे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री होने का रिकॉर्ड बनाया। वाजपेयी अपने सभी कार्यकाल को मिलाकर कुल 2268 दिन प्रधानमंत्री रहे। लाल किले पर सबसे अधिक बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है। प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को जब 7वीं बार तिरंगा फहराएंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में 6 बार लाल किले पर तिरंगा फहराने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे।
मोदी 2024 में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने तक 10 बार लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य हासिल कर मनमोहन सिंह के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनवरी 1966 से मार्च 1977 के बीच लगातार 11 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में सत्ता से बाहर हुई इंदिरा गांधी राजनीतिक वापस करते हुए जनवरी 1980 में फिर प्रधानमंत्री बनी और 31 अक्टूबर 1984 को अपनी हत्या तक देश की शीर्ष कार्यपालिका के पद पर रहीं। इस दौरान इंदिरा गांधी ने 5 बार तिरंगा फहराया। इस तरह अपने पिता पंडित नेहरू के बाद लाल किले पर 16 बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड उनके नाम है। राजीव गांधी को भी 1984 से 1989 के बीच बतौर प्रधानमंत्री 5 बार लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। तो सबसे बार ज़्यादा जो अगर लाल किले पर तिरंगा फहराया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार, दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी 16 बार, मनमोहन सिंह 10 बार, राजीव गांधी 5 बार, पीवी नरसिम्हा राव 5 बार, लाल बहादुर शास्त्री 2 बार, गुलजारी लाल नंदा 1 बार भी नहीं। और गैर कांग्रेसी में अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी 6 बार, नरेंद्र दामोदर दास मोदी 6 बार, मोरारजी देसाई 2 बार, चरण सिंह 1 बार। तो याद रखने वाली बात है, जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले मतलब 17 बार 17 टाइम्स झंडा फहराया है। ट्रंप की मध्यस्थता से इजराइल व यूएई में ऐतिहासिक समझौता। दोनों देश एक दूसरे के यहाँ दूतावास स्थापित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से गुरुवार को इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इससे दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने की राह निकलेगी। इस समझौते के तहत इजराइल वेस्ट बैंक के इलाकों में फिलहाल अपनी गतिविधियां रोकने पर सहमत हुआ। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का पूर्वी भाग है। इस पर इजराइल ने 1967 में कब्जा कर लिया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया। अबूधाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने भी ट्विटर पर समझौते की जानकारी दी। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया कि यह समझौता इजराइल, यूएई और अमेरिका के बीच लंबी चर्चा का नतीजा। गुरुवार को ट्रंप, नेतन्याहू और अबूधाबी के क्राउन प्रिंस के बीच फोन पर बातचीत में समझौते पर अंतिम सहमति बनाई। इसके बाद ट्रंप ने ट्वीट किया, आज बहुत बड़ी उपलब्धि, जो अच्छे दोस्तों इजराइल और यूएई के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। ट्रंप ने बताया कि दोनों देशों के बीच पिछले कुछ समय से तनाव था। अगले कुछ दिनों में व्हाइट हाउस में ही इजराइल और यूएई के अधिकारियों के बीच इस संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ट्रंप ने कहा, सब इसे असंभव कहते थे। 49 साल बाद इजराइल और यूएई के संबंध पूरी तरह सामान्य होंगे। दोनों एक दूसरे के यहाँ दूतावास स्थापित करेंगे, राजदूत भेजेंगे और सीमा पार साझेदारी बढ़ाएंगे। ट्रंप ने आने वाले दिनों में क्षेत्र के कुछ और देशों के बीच भी ऐसे समझौते होने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि कई अन्य अरब व मुस्लिम देश यूएई का अनुसरण करेंगे और इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करेंगे। अभी नहीं मैं बता सकता, लेकिन चर्चाएं सकारात्मक दिशा में बढ़ रही हैं। ट्रंप प्रशासन ने H-1B L-1 वीज़ा में किया ढील का ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने H-1B और L-1 वीज़ा पर लगी पाबंदियों में कुछ ढील देने का ऐलान किया। इससे अब इन वीज़ा धारकों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी। इससे खासतौर पर भारतीय IT पेशेवरों और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले विदेशी नागरिकों को राहत मिल सकती है। ट्रंप प्रशासन ने वीज़ा धारकों के पारिवारिक सदस्यों को भी पाबंदियों से छूट दी। ट्रंप ने गत जून में आदेश जारी कर इन वीज़ा धारकों के अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी या वीज़ा जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी थी। श्री राम की 823 फीट की प्रतिमा की डिजाइन लेकर योगी से मिले मूर्तिकार। अयोध्या में भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची 823 फीट की प्रतिमा को लेकर भिवानी के लोहारू के मूर्तिकारों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रेजेंटेशन दिया। लोहारी के गांव समवास के रहने वाले राजकुमार और पिलानी के मूल निवासी नरेश वर्मा को उम्मीद है कि उसकी डिजाइन की गई मूर्ति की स्थापना अयोध्या में की जाएगी। दोनों मूर्तिकारों के मुताबिक योगी ने उनके प्रेजेंटेशन की सराहना की और प्राथमिक तौर पर स्वीकृति भी दे रहे हैं।
दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्तुति पर योगी ने प्रेजेंटेशन देने के लिए आमंत्रित किया था। राजकुमार बताते हैं कि उन्होंने गुजरात के बड़ौदा में भगवान शिव की 121 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई थी। इसका लोकार्पण 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम पूजन किया था। राजकुमार के मुताबिक प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन पर नरेंद्र मोदी का स्नेह बरकरार है। दोनों राजस्थान के नाथ द्वार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 351 फीट की प्रतिमा का निर्माण कर चुके हैं। इसमें भगवान शिव का चेहरा 80 फीट ऊंचा, आंख 18 फीट की है। प्रतिमा में 4 लिफ्ट हैं। भगवान शिव की आंखों में दूरबीन लगाई गई है। जैविक कृषि में भारतीय किसानों ने दुनिया भर में जमाई थाक। हेल्थ फूड हो गया, जैविक खाद्य उत्पाद घरेलू व वैश्विक बाजार में बड़ी मांग। जैविक खेती के मामले में भारतीय किसानों ने दुनिया भर में नया मुकाम हासिल कर लिया। भारत में जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा, जबकि खेती रकबा के मामले में दुनिया भर के देश 9वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत में पैदा जैविक तीसी, तिल, सोयाबीन, चाय, जड़ी बूटी, दलहन और चावल की सर्वाधिक मांग है। जैविक कृषि उपज के बेहतर मूल्य मिलने से जहां किसानों को लाभ मिल रहा है, वहीं उपभोक्ताओं को सेहत व गुणवत्ता उत्पाद मिलने लगे हैं। जैविक उपज को पूरी दुनिया के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में ई-कॉमर्स अहम साबित हो रहा है। ग्राहकों को जैविक खेती वाले किसानों से जोड़ने में मजबूत साधन बन गया है। जैविक उत्पादों की घरेलू ही नहीं, वैश्विक मांग से इसकी खेती करने वाले किसानों के दिन फिर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौर में उपभोक्ताओं का रुझान स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित व गुणवत्ता युक्त खाद्य उत्पादों के प्रति बढ़ी है। उपभोक्ताओं और किसानों के साथ पर्यावरण के लिए भी यह लाभ का कारोबार हो गया है। देर से मिली नियति की सही राह। 15 अगस्त 1947 को जब 10 डाउन एक्सप्रेस लाहौर से अमृतसर पहुंची तो कोई उतरा नहीं। दरवाजे खोले गए तो डिब्बों की फर्श पर चीर दी गई लाशों की लाशें मिली। खून से तरबतर बोगियों से लाशें उतारी जा रही थी और रेडियो पर नेहरू के शपथ ग्रहण के भाषण नियति से मुलाकात की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हो रहा था। यह हमारी आज़ादी का पहला दिन था। अभी ऐसी और भी ट्रेनें आनी थी जब हम गुलामी में थे। तब चीन जापान से युद्ध के बाद फिर से गृह युद्ध में था और जापान जर्मनी विश्व युद्ध से विध्वंस के बाद हमारी जैसी स्थिति में था। वे सब अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में लग गए और हम समाजवाद, विश्व शांति, जाति भाषाई जागरण, यूनियनबाजी आदि में व्यस्त रहे। हमने राष्ट्र निर्माण का कोई ठोस अभियान नहीं चलाया। क्षेत्र भाषावार राज्य बनाए। फिर कश्मीर में युद्ध विराम 370-35A के साथ कश्मीर की समस्या खड़ी की। नेहरू के 1950 में लियाकत पैक्ट ने भारत से प्रस्थान कर अल्पसंख्यकों तो वहीं रोक लिया, लेकिन हिंदुओं, सिखों और पाकिस्तान में धर्मांतरण, अपहरण व हत्याओं का शिकार होने के लिए लावारिस छोड़ दिया। इसके बाद हमने चीन से 1962 को पराजय देखी। 1957 तक नेहरू जी को पता ही नहीं था कि हमारी सीमाएँ कहाँ हैं। पाकिस्तान से हुई वार्ताओं में विवाद समाप्त करने के लिए हम जम्मू कश्मीर में और 1500 वर्ग मील भूमि देने का मन बना रहे थे। यह तो संप्रभुता का हाल था। युद्धों में सेनाओं ने बलिदान देकर जो भूमि अधिकार में ली, हमने तुष्टीकरण का स्तर ऊंचा उठाते हुए वापस कर दी। 1971 की महान सैन्य विजय को हमने अर्थहीन बना दिया गया। जब देश सेकुलर हुआ तो कॉमन सिविल कोड एक स्वाभाविक रास्ता था, लेकिन उस पर चलने से इनकार किया गया। हमने अपनी राजनीतिक व्यवस्था ही ऐसी चुनी जिसे 24 घंटे की राजनीति के अलावा और कुछ संभव ही नहीं था। क्षेत्र जाति की राजनीति करने वाले अचानक अपने को गठबंधनों की सत्ता में शीर्ष पदों पर पाने लगे। आर्थिक मोर्चे पर हम एक स्थान पर खड़े कदम ताल कर रहे थे। यूनियनबाजों ने कानपुर से लेकर बंगाल तक देश के आर्थिक औद्योगिक वातावरण को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी विकास दर को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा गया। यह एक ऐसा दौर था जब प्रधानमंत्री तक बंधुआ होने लगा। जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री हुए तब कहीं जाकर यह देश उस दिशा में उन्मुख हुआ जिधर 1947 से ही चलना था। हमारे साथ चले जापान, जर्मनी आर्थिक शक्ति महाशक्ति बन चुके थे। चीन भी तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था। हम खाद्यान्नों को पकड़े बैठे थे। सूचना क्रांति की समृद्धि के साथ साथ बड़े बड़े घोटाले आए। चीन हमारी सीमाओं से बढ़ता रहा। हम दोस्ती का स्वांग किए रहे। आतंकवाद का भयानक दौर भी आया। हमारी नियति यह तो नहीं थी।